नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी के साथ एक फिर नए टॉपिक को लेकर के आई हूँ। आज जो टॉपिक है वो है कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, जब भी हम सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, अगर हमारा एक पेपर सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया रहता है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है, तो उसमें हम इसको ज़रूर देखते हैं क्योंकि ये पहला डिबेट है कि भारत में समाजशास्त्र की स्थिति क्या होनी चाहिए। जब सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशनल तरीके से हमारे इंडिया सोसाइटी में आया, तब ये डिबेट अपने चरम पे पहुंच गया कि क्या भारत में सोशियोलॉजी विषय जो है वो भारत के लिए होना चाहिए या भारत में होना चाहिए या भारत के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजी होना चाहिए। तीन चीज़ पे डिबेट बहुत है, सोशियोलॉजी इन इंडिया, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया एंड सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो ये तीन डिबेट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह से जो हमारे अलग अलग थिंकर्स थे, क्या उन लोगों ने वेस्टर्न जो उससे पहले थ्योरीज आ चुकी थी, जब सोशियोलॉजी का प्रोफेशनल ग्रोथ होता है इंडिया में, उससे पहले बहुत साल पहले ही यूरोप में सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका था। तो इंडिया में जब सोशियोलॉजी एक प्रोफेशनल रूप लेना चाहिए तो हुआ, इस पे डिबेट हुआ कि सोशियोलॉजी का आखिर स्वरूप कैसा होगा। क्या ये जो वेस्टर्न फिलोसफीज़ हैं, वेस्टर्न जो थ्योरीज़ है, लाइक स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है या कन्फ्लिक्ट थ्योरी है या इवोल्यूशनरी थ्योरी है या पॉजिटिविज्म है, क्या उस आधार पे हम भारत के उन सारे थ्योरीज़, उन सारे पर्सपेक्टिव, उन सारे अप्रोचेस के थ्रू हम इंडिया में समाजशास्त्र को पढ़ाएंगे, या भारत चूँकि एक अलग तरह का समाज है, एक अलग तरह का सोसाइटी है, तो क्या इसके लिए कोई एक अलग मेथोडोलॉजी डेवलप होगी। इसी को लेकर के एक बहुत अच्छा खासा डिबेट चला है और इसके अलग अलग लोग फॉलोवर्स हैं। पता नहीं आप इस डिबेट्स को जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप सोशियोलॉजी को इंडिया में सीधे पढ़ लेते हैं, आप कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं जीएस घुरिये का, एमएन श्रीनिवास का, एआर देसाई का, पर उसके पीछे डिबेट कैसे डेवलप हुआ वो आप शायद नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज मैं इसी डिबेट को लेके आई हूँ, कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टर्म्स में, एग्जामिनेशन के टर्म में तो है ये, बाकी उन टर्म में जब आप सोशियोलॉजी के ग्रोथ को इंडिया में तलाशेंगे, कैसे कैसे सोशल ग्रोथ, सोशलॉजिकल ग्रोथ हुआ, कैसे कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव और डिबेट सामने आए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए लेट्स मूव इनटू आवर वीडियो। वही जो डिबेट मैंने बताया, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड सोशियोलॉजी फॉर इंडिया, ये डिबेट अपने आप में बहुत पुराना डिबेट हो रहा है, पर अभी भी इस पे अच्छे खासे डिबेट होते हैं। पहले हमें ये तीनों शब्द जानना होगा कि इसका अर्थ क्या है, तभी आप आगे पूरे लेक्चर्स को समझ पाएंगे। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया जो है, ये मेनली इट कंसर्न इटसेल्फ विथ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि अगर हमें भारत के समाज को समझना है तो उसके लिए जो अप्रोच डेवलप हुए, जो अप्रोचेस डेवलप हुए, वो समझने की हमें ज़रूरत है। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द रिसर्चेस विच आर डन इन इंडियन सोसाइटी। जो रिसर्च, जो शोध हमारे इंडियन सोसाइटी में हुआ है, चाहे वो कास्ट को लेके हुआ हो, चाहे वो किनशिप को लेके हुआ हो, चाहे वो मैरिज को लेके हुआ हो, चाहे फैमिली स्ट्रक्चर को लेकर के हुआ हो, क्योंकि ये हमारे बेसिक फाउंडेशंस हैं, इनको लेकर के जो रिसर्चेस हुए हैं वो सबको हम सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी इन इंडिया क्या कहता है? सोशियोलॉजी इन इंडिया पहला तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ पे बात करता है, प्रोफेशनल ग्रोथ पे बात करता है कि किस तरह से भारत में समाजशास्त्र का एक प्रोफेशनल ग्रोथ हुआ है, कैसे कैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बॉम्बे स्कूल, लखनऊ स्कूल, इन सब को हम तलाशते हैं सोशियोलॉजी
इन इंडिया में, एंड सोशियोलॉजी इन इंडिया वॉज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज ऑफ द इंडियंस टू द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर बाय वेस्टर्नर्स मेनली आफ्टर द colonial रूल ऑफ द ब्रिटिश बिगेन इन इंडिया। मैं यहाँ बात बताना चाहूँगी कि वैसे सोशियोलॉजी कहा जाता है कि एक ऐसा विषय है जब से समाज रहा होगा, चाहे आदिम समाज हो चाहे जैसा भी, जब से समाज रहा होगा तभी से समाज को देखा गया, ठीक है। पर इसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो भारत में एक लंबा दौर रहा है कॉलोनीज़ का। यहाँ पर डच शासन किए हैं, यहाँ पर वो ब्रिटिशर शासन किए हैं, पोर्तुगीज़ ने यहाँ पर बहुत लंबा समय बिताया है, फ्रेंच यहाँ पर लंबा शासन किए हैं, ब्रिटिश वाले लोग यहाँ पर लंबा शासन किए हैं। तो जब ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में तो उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आगे एक्सटेंड करना था। तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, संभालने के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिस सोसाइटी में हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना है उस सोसाइटी के उस देश के समाज को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सोसाइटी नहीं समझ पाएंगे तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो माना जाता है कि जो कॉलोनीज़ का दौर रहा, जो कॉलोनियल रूल रहा इंडिया में, वहीं से समाजशास्त्र की शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। अब जो नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी फॉर इंडिया। सोशियोलॉजी फॉर इंडिया क्या बोलता है? दिस एफर्ट सीम्स टू बी वन ऑफ द पोस्टुलेटिंग अ सेट ऑफ कंसेप्ट एंड थ्योरीज। देखिए, जो समाज को समझने के लिए अलग अलग कंसेप्ट बने, अलग अलग थ्योरीज बनी, ये इससे रिलेटेड है। मतलब भारत के समाज को समझने के लिए जो अलग अलग कंसेप्ट बने, जो अलग अलग थ्योरीज बनी, उसको लेकर के सोशियोलॉजी फॉर इंडिया की बात होती है। जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, डेमोक्रेसी को हम कहते हैं टू द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, ये हम बोलते हैं। उसी तरह सोशियोलॉजी के डिबेट को जब हम शुरू करते हैं पढ़ना तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड सोशियोलॉजी फॉर इंडिया, आखिर इन तीनों में से क्या होना चाहिए, इस पे बात उठती है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कंटेक्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट आया, ठीक है, कंटेक्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट आया वो कैसे आया? तो कंटेक्चुअलाइजेशन क्या है कि सोशियोलॉजी इन इंडिया वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यही मैं जो बता रही हूँ कि जो भारत में समाजशास्त्र का उदय हुआ ये ब्रिटिश रूल से ही शुरू होता है। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ब्रिटिश रूल से ही ये शुरू होता है। एंड दिस वे सोशियोलॉजी इन इंडिया हैज़ अ सेंचुरी ओल्ड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो समाजशास्त्र है वो एक बहुत मतलब एक शताब्दियों पुराना विषय हो चुका है, क्योंकि जब से ब्रिटिशर्स आए, जब से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करना शुरू किया, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे, तब से सोशियोलॉजी एक विषय के रूप में स्थापित होता चला गया। इन द बिगनिंग, अगर शुरुआत में देखा जाए तो लगभग 6 से 7 दशक तक, अबाउट 6 to 7 decades, sociologists have been working under the influence of western theories and methods। याद रखिएगा कि शुरुआत में जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ आया, उन्होंने समाज का अध्ययन अध्यापन करना शुरू किया, तो जो सोशियोलॉजिस्ट थे, इवन यहाँ के भी जो सोशियोलॉजिस्ट थे, वो भी वेस्टर्न थ्योरीज और मेथड से प्रभावित थे। मतलब कि यूरोप में जो ऑलरेडी थ्योरीज बिल्डअप हो चुकी थी, कौन कौन सी? स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी जिसको हम कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं, पॉजिटिविज्म, इवोल्यूशनरी थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज सोसाइटी को समझने के लिए डेवलप हो चुकी थी। ये उन्हीं थ्योरीज के आधार पर भारत को समझने का प्रयास किया गया, ठीक है। कोई अलग से थ्योरीज नहीं बिल्डअप की गई। जो थ्योरी वेस्टर्न सोसाइटी में ऑलरेडी बिल्डअप थी, उन्हीं थ्योरीज को ला करके इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश की गई। कब तक? शुरू के 6 से 7 दशक तक, मतलब 60 से 70 साल तक तो ऐसा शुरू हुआ, ठीक है। अब आता है डिबेट का मुद्दा कि अनडाउटली मोस्ट ऑफ देम ट्राई टू इवॉल्व सम अप्रोचेस टू स्टडी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। फिर जितने सोशियोलॉजिस्ट आए उनमें से कई लोगों ने भारत के समाज और संस्कृति को समझने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस लाए, बहुत सारे मेथोडोलॉजी क्रिएट की। एंड इन द बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, फॉरेन एंड इंडियन सोशल साइंटिस्ट हैव बीन डिबेटिंग। अब डिबेट शुरू हुआ
होना किसके किसके बीच में, जो वेस्टर्न या फॉरेन जो सोशियोलॉजिस्ट थे और जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे उनके बीच में डिबेट शुरू हुआ। क्या हुआ डिबेट कि क्या होना चाहिए, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया होना चाहिए या इंडियन सोशियोलॉजी होना चाहिए। इन दोनों में से क्या चीज़ आखिर होनी चाहिए, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया होना चाहिए या इंडियन सोशियोलॉजी होना चाहिए। तो द डिबेट इज विथ रिगार्ड्स टू द फैक्ट दैट सोशियोलॉजी इन इंडिया शुड बी डेवलप्ड लाइक अदर कंट्रीज और इन कीपिंग विथ इंडियन रियलिटी सेपरेट सोशियोलॉजी शुड डेवलप फॉर इंडिया। अब क्या डिबेट होने लगा कि क्या हम भारत में जब समाजशास्त्र ला रहे हैं तो समाजशास्त्र का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये वेस्टर्न फिलॉसफी पे बेस्ड होना चाहिए या फिर इंडिया के लिए एक नए अप्रोच होने चाहिए। इंडिया के लिए क्या नए अप्रोच होंगे या हम वेस्टर्न फिलॉसफी के आधार पे सोशियोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। ये इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि समाजशास्त्र के विकास के प्रारंभ से ही विदेशी एवं भारतीय समाजशास्त्रियों में भारत के लिए समाजशास्त्र और भारतीय समाजशास्त्र के बारे में वाद विवाद रहा। यह वाद विवाद इस बात को लेकर है कि भारत में समाजशास्त्र अन्य देशों में सामान्य समाजशास्त्र की भांति विकसित किया जाना चाहिए या फिर भारतीय वास्तविकता के सामने रखते हुए भारत के लिए अलग समाजशास्त्र का विकास होना चाहिए। देखिए पूरा डिबेट इसी पे है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है क्या उन वेस्टर्न फिलॉसफी को हम वैसे ही उठा करके लाए और तब इंडिया के रियलिटी को देखें, इंडिया के सोसाइटी को देखें, या इंडियन सोसाइटी बिकॉज इट इज़ वेरी यूनिक सोसाइटी, इट इज़ फुल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडिया के रियलिटी को मतलब इट हैज़ ब्रॉड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, इसके पास बहुत पुराना इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है। तो क्या उसे जानने के लिए हमें एक अलग भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करना होगा, ये डिबेट रहा है। और इसी को लेकर के मैंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पिछले वीडियो में बताया है कि भारत का जब इस पे डिबेट आया कि भारत को समझने के लिए एक भारत का अपना अप्रोच होना ज़रूरी है, भारत की मेथोडोलॉजी अपनी होनी ज़रूरी है, तब इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जैसे पर्सपेक्टिव सामने निकल करके आते हैं। अब ठीक है, ओमान का मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लिया है। इन्होंने इस पूरे डिबेट्स को 5 ब्रॉड स्ट्रैंड्स ऑफ थिंकिंग में बांट दिया कि लगभग भारत में 5 दिशा में लोग सोच रहे थे। ठीक है, क्या सोच रहे थे? कुछ लोग ट्रेडिशनलिस्ट थे, ट्रेडिशनलिस्ट सोचते थे, मतलब हु एम्फेसाइज्ड अपॉन यूनिकनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड स्टडीइंग इंडियन सोसाइटी एज अ होल। ट्रेडिशनलिस्ट क्या कहते थे? ट्रेडिशनलिस्ट कहते थे कि जैसे ट्रेडिशनल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एम्फेसाइज किस पे करते थे, ये एम्फेसाइज करते थे इंडिया के यूनिकनेस और सिविलाइजेशन पे, जो इंडिया का यूनिक सिविलाइजेशन है उस पे बात करते थे और समाज को एज अ होल स्टडी करने की बात करते थे। दूसरे थे द नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट क्या करते थे? हु एम्फेसाइज अपॉन द एनालिसिस थ्रू हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल एंड अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर। जो नेशनलिस्ट थे उनका कहना था कि अगर हमें भारत के समाज को समझना होगा तो भारत के समाज को समझने के लिए हमें यहीं के जड़ों में जाने की आवश्यकता है। हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस या जो आउटसाइडर हैं, जो भारत के बाहर के, उनके इन्फ्लुएंस, उनकी थ्योरीज, उनके पर्सपेक्टिव को जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहीं के चीज़ों से को निकाल करके समझने की ज़रूरत है। जो नेटिविस्ट थे, नेटिविस्ट, ये ठीक है ओमान ने 5 कैटेगरी में बांटा है। नेटिविस्ट क्या कहते हैं? हु वांटेड टू यूज नेटिव कैटेगरीज। ये जो नेटिव बात होती है ना, बी लोकल, तो नेटिव की बात होती है। तो इन्होंने कहा कि जो नेटिविस्ट थे हु वांटेड टू यूज नेटिव कैटेगरीज टू रिकंस्ट्रक्ट सोशल रियलिटी एज पीपल परसीव इट। चौथे जो थे वो कॉस्मोपॉलिटन्स थे। कॉस्मोपॉलिटन्स क्या करते थे? हु वांटेड टू फोकस ऑन जनरल एंड प्रेजेंट। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जनरलाइज्ड वे को फॉलो करते थे, यूनिवर्सलाइज्ड वे को फॉलो करते थे कि ऐसा कोई मतलब किसी सोसाइटी का अगर स्टडी करना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक थ्योरी ही बिल्डअप हो, जो जनरल थ्योरी है उसके आधार पे भी हम सोसाइटी को समझ लेंगे। और जो 5वें थे द रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या कहते थे? हु कॉल फॉर अ सेलेक्टिव रिजेक्शंस ऑफ द आउटसाइडर इन्फ्लुएंस।
इनका क्या था कि जो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है हमारे देश में उसका सेलेक्टिव रिजेक्शन होना चाहिए, एज अ होल रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे वेस्टर्न फिलॉसफी हमारे यहाँ काम नहीं कर रही उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऐसा जो था वो रेडिकल वाले कहते थे। तो आपने ये टीके उमन के 5 ब्रॉड स्ट्रैंड ऑफ थिंकिंग समझ लिए कि जो डिबेट चल रहा था वो डिबेट को किस तरह से इन्होंने 5 कैटेगरी में बांटा है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से टीके उमन की ही बात हो रही है। टीके उमन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सेड कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया इन्वॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स। इन्होंने बताया कि जो भारत में संदर्भीकरण का प्रयास किया गया, डिबेट्स जो शुरू हुए, इट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स। ये टीके उमन ने 1974 में अपनी बुक में ये बात कही है। और क्या कही कि डिफरेंशियल एम्फेसिस गिवन टू द स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट्स, इंडोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ट्रेडिशंस एंड चेंज। अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव आए, जैसे डीपी मुखर्जी को उन्होंने बताया कि इन्होंने ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी को एक्सेप्ट किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। ड्यूमोंट ने इंडोलॉजी को, जैसे जीएस घूरिये हैं, लुइस ड्यूमोंट है, इन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को यूज़ किया। उसी तरह से अगर AR देसाई हैं तो उनकी पर्सपेक्टिव अलग है, और MN श्रीनिवास हैं उनके पर्सपेक्टिव अलग है, YV दामले हैं उनके पर्सपेक्टिव अलग हैं। तो सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। इस वजह से जो कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी हुआ वो इट क्रिएट्स अ मेजर डिबेट्स टू, इसमें डिबेट्स भी देखने को मिलता है। आगे हम चलते हैं। अब डिबेट कहाँ पर आता है? एक जर्नल आती है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, एक ये जर्नल आती है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। इसमें क्या है, ये जर्नल आया है, इसके बारे में मैंने बताया है। इसको सबसे पहले एडिटेड किया था लुइस ड्यूमोंट एंड पोकॉक ने। ड्यूमोंट एंड पोकॉक इसके एडिटर थे, और ये एक मेजर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, मेजर एक डिबेट सामने ला के रखता है कि आखिर क्या होना चाहिए, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया होना चाहिए, सोशियोलॉजी इन इंडिया होना चाहिए, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया होना चाहिए। तो ये जो कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नाम के एक जो रिसर्च जर्नल है, एंड दिस जर्नल वाज एडिटेड बाय ड्यूमोंट एंड पोकॉक, हैज़ बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द promotion of this controversies. At one hand, many India and foreign scholars have to believe that in order to understand the reality of Indian society, there is need for a sociology that is to be done in connection with Indology and common sociology. एक जो खेमा रहता है, एक जो मतलब हमारे सोसाइटी अलग अलग खेमे में बढ़ जाती है। हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं, हमारे जो थिंकर्स होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, वो अलग अलग खेमे में बढ़ते चले जाते हैं। एक खेमा कहता है कि अगर हमें भारत को समझना है, भारत के समाज को समझना है, अगर भारत की रियलिटी को, हमारे इंडियन सोसाइटी के रियलिटी को जानना है, तो हमें यहाँ के पर्सपेक्टिव का आधार लेना पड़ेगा। क्या? इंडोलॉजी और कॉमन सोशियोलॉजी, जो दोनों को मिक्स करके ही हमें ये काम करना होगा। बट जो दूसरी तरफ होते हैं, ठीक है, therefore it should be developed at native level। तो क्या बताया उन्होंने कि अगर हमें यहाँ के सोसाइटी को समझना है, यहाँ के समाज को समझना है, तो हमें नेटिव लेवल पे काम करना होगा। बी लोकल वाला जो कंसेप्ट है वो काम करना होगा। तो हिंदी में भी मैं बता दे रही हूँ कि इस वाद विवाद को प्रोत्साहन देने में ड्यूमोंट एंड पोकॉक द्वारा संपादित कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी नामक अनुसंधान पत्रिका की मुख्य भूमिका रही। एक और बहुत से भारतीय और विदेशी विद्वान भी हैं जिनका विचार है कि देशीय स्तर पर विकसित भारतीय समाजशास्त्र कभी भी भारतीय समाज के विश्लेषण में उपयोगी नहीं हो सकता, तथा हमें पश्चिमी समाजशास्त्र में विकसित सिद्धांतों एवं पद्धति शास्त्र को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो दोनों बात कह रहे हैं कि सिर्फ अगर हम इंडोलॉजी को लेके चले, मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य को लेके चले, तो भी हम भारत के समाज को समझ नहीं पाएंगे, हमें वेस्टर्न थॉट्स को भी लेकर के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये बात कही जा रही है कि हमें वेस्टर्न थॉट्स को भी लेकर के आगे बढ़ना होगा।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आगे बात हो रही है, आगे ये डिबेट कैसे बढ़ रहा है। एक मिनट, इसमें क्या है कि एज वेस्टर्न सोशियोलॉजी इज मोर थियोरेटिकल, explanatory and far reaching practical utility, so we should take advantage of it, and Indian sociology should be considered as a part of large sociology और general sociology। इसमें अब क्या बात हो रही कि एक खेमा ये बोल रहा है कि नहीं, हमें वेस्टर्न सोशियोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न जो सोशियोलॉजी है, जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं, वो बहुत थ्योरेटिकल हैं, इवन प्रैक्टिकल भी हैं, और जो उनका जो अप्रोच है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो अगर हमें भारत के समाज को समझना होगा तो हमें वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न थ्योरीज, इनका भी सहारा लेना होगा। तो जो मैंने अभी इससे पहले मैं जो बताई कि कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी, ये जो जर्नल था, ये रिसर्च जर्नल है और इस पे ये डिबेट समय समय पे उठते गए। तो ड्यूमोंट एंड पोकॉक इसके फर्स्ट एडिटर थे। अभी आगे देखते हैं कि ड्यूमोंट ने अपनी फील्ड वर्क कहाँ की। ड्यूमोंट का फील्ड वर्क हुआ है तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। ड्यूमोंट डिड फील्ड वर्क इन तमिलनाडु एंड यूज्ड एंडोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने अगर जाति व्यवस्था का अध्ययन किया तो उसके पीछे कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई की? एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को वीडियो में समझा दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना दिक्कत हो जाएगी ये समझने की। दूसरा जो पोकॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, ये गुजरात के पटीदार पे स्टडी किए हैं, ठीक है। उसके बाद से दोनों ही 1966 में इस जर्नल के एडिटर पद को छोड़ देते हैं और फिर 1972 में इस पद को टी.एन. मदान ने लिया, ठीक है। टी.एन. मदान बिकेम इट्स एडिटर। अब टी.एन. मदान 1972 में इसके एडिटर बन गए और फिर एक फ्रेश डिबेट शुरू हुआ। एक फ्रेश डिबेट किस लिए शुरू हुआ? सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। फिर ही कंटिन्यूड फॉर 25 ईयर्स। इन्होंने 25 साल तक यहाँ पर एडिटर का काम किया इस जर्नल में। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी में लगातार इन्होंने काम किया। और फिर उसके बाद से 1997 में दीपांकर गुप्ता, वीना दास एंड पेट्रिशिया ओबेरॉय, ये लोग इसके एडिटर पद पे आते हैं 1997 में एंड कंटिन्यूड फॉर 10 ईयर्स। ये लोग 10 साल तक यहाँ पर काम करते हैं। और फिर 2012 में अमिता भास्कर एंड नंदिनी सुंदर, ये लोग दोनों लोग आते हैं। अमिता भास्कर एंड नंदिनी सुंदर, इन लोगों ने काम किया। और उसके बाद से सतीश देशपांडे, दीपक मेहता और सुरेंद्र श्रीवास्तव, इन लोगों ने एडिटर पद का काम किया। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी जो रिसर्च जर्नल जिसको ड्यूमोंट एंड पोकॉक ने शुरुआत की, और वहीं पर सबसे ज़्यादा डिबेट रहा सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। सोशियोलॉजी इन इंडिया होना चाहिए, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया होना चाहिए, या सोशियोलॉजी फॉर इंडिया होना चाहिए। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, तो आप ये इस पूरी को अच्छे से दिमाग पे बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम सोशलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सोशलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। वैसे तो वो टॉपिक में हम उसमें जो हमारा मैटर होता है वो कुछ और होता है, यहाँ पर मैटर कुछ और है कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी में, पर आपको डालनी है वो सारी चीज़ें। अब हम डेवलपमेंट की ही बात करें, क्योंकि जब भी हम कंटेक्चुअलाइजेशन को देखेंगे तो हम डेवलपमेंट को देखेंगे ही देखेंगे। तो सबसे पहले बात होती है कि जो सोशियोलॉजी इन इंडिया, मैंने बताया था कि सोशियोलॉजी इन इंडिया इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी स्टार्ट होता है 1919 में, और सर पैट्रिक गेट्स जो थे, ये न्यूजीलैंडर थे, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की, और ये अर्बन प्लानर और ज्योग्राफर थे, याद रखिएगा। उसके बाद से ही सेलेक्टेड जीएस घुरिये, इन्होंने 2 लोगों को सेलेक्ट किया था, जीएस घुरिये को और एन.ए. थूती को, ठीक है। ये 2 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया था। जीएस घुरियो को भेज दिया गया था इंग्लैंड, ताकि वो वहाँ पर सोशियोलॉजी को समझ सके।
टू लर्न सोशियोलॉजी एट कैम्ब्रिज अंडर डब्ल्यू.एच. रिवर्स. डब्ल्यू.एच. रिवर्स जो कि बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनके अंडर में जी.एस. घुरिये को भेज दिया गया सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए। और जी.एस. घुरिये ऑलरेडी संस्कृत के विद्वान थे। और एन.के. ठूती जो थे ये गॉट हिज ट्रेनिंग एट ऑक्सफोर्ड, इन्हें ऑक्सफोर्ड भेजा गया। ये आर मैरियट, जे.एल. मेयर्स और आर्थर थॉमसन, इनके अंडर में इन्होंने अपने सोशियोलॉजी के अध्यापन को शुरू किया। ये सभी की सभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। दे टॉट कोर्सेज ऑन कास्ट, इन लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया? कास्ट के बारे में पढ़ाया गया, रैंक के बारे में पढ़ाया गया, फैमिली के बारे में पढ़ाया गया, मैरिज के बारे में पढ़ाया गया, आर्कियोलॉजी के बारे में, और इस तरह से तमाम विषयों को उठाया गया था। फिर जी.एस. घुरिये और ठूती के जो स्टूडेंट थे, मतलब मुंबई स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बता रही हूँ, आई.पी. देसाई आए। एंड ही सेड दैट इन 1930s व्हेन ही वाज स्टूडेंट, आई.पी. देसाई जब स्टूडेंट थे तो एक उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि मेथोडोलॉजी एज अ सेपरेट कोर्स वाज नॉट लर्नड बाय एनी सोशियोलॉजिस्ट। कोई भी समाजशास्त्री द्वारा मेथोडोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ा गया था। सोशियोलॉजी वाज नॉट टू अंडरस्टूड एज अ साइंस एट इज डन टुडे। आज जो हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं, उससे पहले समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में हम नहीं पढ़े थे। अब इसी तरह अगर हम लखनऊ स्कूल की बात करते हैं, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंटर्ड होता है लखनऊ स्कूल में, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं बना है सोशियोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ही राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजुमदार और डी.पी. मुखर्जी, इन लोगों ने लॉजिको फिलोसफिकल और मार्क्सियन अप्रोच को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इन लोगों ने ये सारे, राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजुमदार एंड डी.पी. मुखर्जी, इन तीनों लोग ये सारे लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। और इनका जो अप्रोच था वो था लॉजिको फिलोसफिकल एंड मार्क्सियन अप्रोच। And subsequently anthropology was separated and independent department came under the leadership of D.N. मजुमदार। और फिर इकोनॉमिक्स से डिपार्टमेंट हट जाता है और एक नया विभाग समाजशास्त्र के रूप में स्थापित होता है। कब स्थापित होता है? 1951 में ही स्थापित हो जाता है। आगे हम देखते हैं, कि सोशियोलॉजी केम अप एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन 1974। फिर 1974 में एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में सोशियोलॉजी आता है। डी.एन. मजुमदार एज एंथ्रोपोलॉजी ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकाटा एंड लेटर ऑन ट्रेन्ड फ्रॉम इंग्लैंड was appointed in the department of economics at लखनऊ यूनिवर्सिटी। अभी मैं लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बता रही हूँ कि डी.एन. मजुमदार जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल ग्रेजुएट होते हैं, वो कलकत्ता से ट्रेनिंग लेते हैं और बाद में ये इंग्लैंड चले जाते हैं, और फिर इंग्लैंड से लौट करके ये लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट जो था उसके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ये आ जाते हैं एज अ टीचर, मतलब प्रोफेसर बन करके। व्हेन द न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ सोशियोलॉजी केम अप, अब एक विभाग का रूप ले लिया, एक विभाग का दर्जा ले लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि उससे पहले जो ज़्यादातर लोग थे वो इकोनॉमिक्स के थे और अब सोशियोलॉजी का रूल चाहिए था। When the new department of sociology came up, the rules and regulations of the university found it difficult to consider people with economics degree। जो लोग इकोनॉमिक्स डिग्री के थे उन्हें कैसे हम सोशियोलॉजी में लाए, इस पे एक प्रॉब्लम आई लखनऊ स्कूल में, जिसमें कि टी.एन. मदान, बी.आर. चौहान, के.एन. शर्मा, एस.पी. नागेंद्र, सभी को कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। आगे हम देखते हैं कि लखनऊ स्कूल और बॉम्बे स्कूल में डिफरेंस क्या रहा। लखनऊ स्कूल जो है, पीपल स्टार्ट डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। यहाँ पर नेचर को लेकर के कि भारत का जो समाजशास्त्र है उसके नेचर, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के डिबेट शुरू हुआ। बल्कि बॉम्बे स्कूल में डिड नॉट मेक एनी डिस्कशन बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। वहाँ पर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इन लखनऊ स्कूल दे ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, बट बॉम्बे स्कूल वाले सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस नहीं किए एंड दे हैड अ
कॉमन थ्योरेटिकल आउटलुक। दोनों का ही एक ही थ्योरेटिकल आउटलुक था, वो था इवोल्यूशनिज्म, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम होमोजीनियस टू हेट्रोजीनियस। ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसी को बेस्ड लेकर के ये आगे बढ़ते थे। आगे हम बढ़ते हैं कि द इशू ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी वर कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग। अब दोनों के डिबेट को लेकर के आगे बढ़े हम लोग कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को क्या सेपरेट रखना चाहिए या एक में लेकर के चलना चाहिए। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो किस पे इम्फेसाइज करता है, वो इम्फेसाइज करता है, मैं एक मिनट कलर ले लूँ, वो इम्फेसाइज करता है लेंदी फील्ड वर्क पे, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस पे, लर्निंग नेटिव लैंग्वेजेस पे, स्टडिंग स्मॉल सोसाइटी और कम्युनिटीज, स्टडी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, इन सब पे डिबेट, इन सब पे एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। उस पर हम अगर सोशियोलॉजी का देखते हैं तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की स्टडी करता है, ये सर्वे मेथड की बात करता है, ये लार्ज कम्युनिटीज़ की स्टडी करता है। तो जब दोनों में डिफरेंस है तो दोनों का डिपार्टमेंट, दोनों का काम भी अलग होना चाहिए। तो ये मैंने जो अभी कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी को बताना शुरू किया, उसमें मैंने डिबेट बताया, फिर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मैं मुंबई स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताई, मैं फिर लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताई। अब जो पीढ़ी आगे बढ़ी, ठीक है, मतलब जीएस घूरिये और ठूती के बाद जब आगे होता है तो एम एन श्रीनिवास जो हैं वो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और इनका गजब का कंट्रीब्यूशन रहता है। एम एन श्रीनिवास हु बिलोंग टू बॉम्बे स्कूल एम्फेसाइज्ड ऑन, ये किस पे एम्फेसाइज किए हैं, एम्पिरिकल रिसर्च पे और एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क पे, दोनों पे ही, ठीक है, मतलब ये फील्ड वर्क को ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। ही एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हिज ब्रांड ऑफ सोशियोलॉजी कंटिन्यू टू फ्लरिश हेयर ऑल्सो। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग लोग इस पूरे सोशियोलॉजी की धारा को लेकर के आगे बढ़े। मैं बहुत स्टोरी टाइप आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे हम बढ़ते हैं ए.के. सरन पे, जो कि ए.के. सरन अगेन लखनऊ यूनिवर्सिटी के लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। अटेम्प्ट टूवर्ड्स इस इंडिजनाइजेशन, जहां एम एन श्रीनिवास एम्पिरिकल स्टडी को, फील्ड स्टडी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ए.के. शरण जो हैं वो इंडिजनाइजेशन पे, ठीक है, देशजीकरण के मुद्दे पर गंभीर चर्चा करते हैं। ही रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सलिस्टिक सोशियोलॉजी, ही क्रिटिसाइज्ड डुमोंट एंड पोकॉक एज दे वर नॉट इनसाइडर। वो पहले तो बोलते हैं कि नहीं, यूनिवर्सलिस्टिक सोशियोलॉजी नहीं होना चाहिए, मतलब एक थ्योरी बना ली और हम सभी समाजों पे लागू कर दिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ड्यूमोंट और पोकॉक के चीज़ों को ये नकारते हैं क्योंकि कहते हैं कि ये तो आउटसाइडर हैं, ठीक है, ये इनसाइडर है नहीं। इनसाइडर मतलब कि अपने देश से बिलोंग तो कर नहीं रहे हैं, तो जब वो यहाँ के नहीं हैं, वो इनसाइडर नहीं है, दे वर आउटसाइडर, तो वो इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कल्चरल इंटरप्रिटेशन रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड। तो इस तरह से आगे ए.के. शरण की बात होती है। एनालाइजिंग द कंट्रीब्यूशन टू द डिबेट ऑन सोशियोलॉजी फॉर इंडिया। अब अगर हम एक समरी देखें तो वी कैन से दैट, हम देखते हैं ये एक समरी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने भी इस समरी पे काम किया है कि समय समय पर हमने बहुत डिबेट देखे, सोशियोलॉजी का क्या होना चाहिए, सोशियोलॉजी इन इंडिया होना चाहिए, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया होना चाहिए, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया होना चाहिए, मार्क्सिस्ट अप्रोच से सोशियोलॉजी पढ़े या इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोशियोलॉजी पढ़े या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से हम सोशियोलॉजी पढ़े। तमाम अप्रोचेस आते गए, तमाम उनके फॉलोवर्स आते गए। पर अगर हम कंक्लूज़न दे कि कंक्लूज़न क्या है इस टॉपिक का, तो कंक्लूज़न कह सकते हैं कि वी कैन से दैट each and every discussion and approach to understand sociological development play its vital role। तो जितने भी अप्रोचेज आए, जितने भी डिबेट हुए, जितने भी डिस्कशंस हुए, सबके अपने इम्पॉर्टेंस हैं। ईदर इट बी अ colonial perspective or historical data or linguistic techniques add new depth and dimension to study social structure। अगर हम देखें तो जितने भी पर्सपेक्टिव आए वो कोई ना कोई एक नया
आधार ही प्रदान किए समाज को समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए। मार्क्सिस्ट हिस्टोरिकल मेथड्स एनालाइज प्रेजेंट सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी एंड वर्किंग क्लास विथ न्यू अप्रोचेस। और अगर हम मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी की बात करें, अप्रोचेस की बात करें, तो उसने भी एग्रेरियन कृषक समाज को समझने में बहुत भूमिका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वर्किंग क्लास को समझने के लिए और पीजेंट सोसाइटी को समझने के लिए, इन सब समाज को समझने के लिए इसने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आपने ये डिबेट को समझा और मैं यहाँ पर एक सोर्सेज भी दी हूँ कि किन किन सोर्सेज से मैंने ये वीडियोस अपने बनाए हैं। तो एक लंबा डिबेट है, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने मिस भी कर दिया, पर इस पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं जो मैंने बताया है। जब आप दूसरे वीडियो में जाएंगे तो दूसरा मेरा जो पहले का वीडियो है जिसमें वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, तो उसके भी चीज़ों को जो, क्योंकि डबल रिपीट हो जाता, तो उनकी भी चीज़ों को आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह से है, इस धारा को कैसे आके लेके हम बढ़े, कैसे डिबेट हुए, कैसे समय समय पे अलग अलग पर्सपेक्टिव जन्म लेती है, उसके फॉलोवर्स कौन कौन से होते हैं। आगे तो अब हम लोग इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू ही कर दिए हैं, तो आप अच्छे से एक एक करके सब समझ जाएंगे सारे डिबेट्स को, क्योंकि और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मैंने समझा दिया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसको मैं यहीं पर रोकती हूँ और फिर नए वीडियो के साथ हम लोग ज़रूर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।